The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्ते, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप लल्लन टॉप शो देख रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से सुर्खी में एक चीज कांस्टेंट है। महाराष्ट्र में एंटीलिया यानी कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो विस्फोटक छड़ियां मिली वो और उसकी जांच से जुड़े अलग अलग अपडेट। एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर हैं महाराष्ट्र पुलिस के, वो सरकार के लिए आफत बन गए हैं। विपक्ष रोज आरोप लगा रहे हैं, सरकार सफाई दे रही है और नए नए अपडेट आ रहे हैं। गाड़ी किसकी, गाड़ी का कथित मालिक कैसे मरा, ये इंस्पेक्टर गिरफ्तारी से पहले क्या बोल रहा है, पुलिस महकमे के लोग क्या बोल रहे हैं। आज इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे और चूंकि चुनावों का मौसम है तो आपको ये भी बताएंगे कि चुनावी राज्यों की खास हलचल क्या है। लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। मेरा फोटो वहाँ जाना है, वहाँ मुख्यमंत्री जी से शासन से आ रहा है कि विधायक वहाँ पे जब जो कोविड के वो इलेक्शन लगेगा उनका फोटो साथ में जाना है। पता नहीं है सब आज का है तो बताया कौन है तुम्हारे, कौन बताएगा यार, कौन बताएगा? मैं नौकर हूँ तुम्हारा क्या? वीडियो यूपी के पीलीभीत का है। यहाँ पूरनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही थी। टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण करने स्थानीय विधायक बाबूराम पासवान पहुंचे। गुस्सा आ गए, इसलिए नहीं कि उन्हें स्वास्थ्य केंद्र पर कोई अव्यवस्था मिली, इसलिए कि उनकी फोटो नहीं खींची गई। वीडियो में विधायक एसडीएम को फटकारते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री के यहाँ से टीकाकरण केंद्र पर जाने और लाभार्थियों के साथ फोटो खिंचाकर भेजने के लिए कहा गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और अब विधायक जी सफाई दे रहे हैं कि वो तो बस ये देखने गए थे कि टीकाकरण की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है या नहीं। ये सोशल मीडिया का युग है नेताजी। यहाँ पर आप जिस चीज़ से वायरल होते हैं वही चीज़ घातक भी हो जाती है कभी कभी। चलिए सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं। पहली सुर्खी, कैबिनेट की मीटिंग हुई। मोदी सरकार ने एक नया बैंक बनाने का फैसला किया। ये बैंक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड करने का काम करेगा। जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। बताया कि सरकार ने बजट में इस बैंक को बनाने का ऐलान किया था, अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। शुरुआत में इस बैंक को 20,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। We have acknowledged that both development and financial objectives will matter for setting up a DFI, and therefore, whilst we mentioned it in the budget, but even as the budget session is still on, the cabinet has already cleared the setting up of a development finance institution. And here I wish to thank the Honorable Prime Minister, who constantly has kept the gentle nudge on us to say, you mentioned it in the budget, and how many of the budget's steps are going to be in time implemented so that the stimulus gains momentum and sustains that gained momentum, and therefore you have to get going with the decisions which have all been announced in the budget. अगली सुर्खी राजस्थान से है। फोन टैपिंग के मसले पर राजस्थान विधानसभा में जमकर हंगामा हो रहा है। बीजेपी ने सदन में मसले पर चर्चा की मांग की, विधानसभा के अध्यक्ष ने खारिज कर दिया। बीजेपी के नेता और सदन में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पूछा कि वे कौन लोग थे जिनके फोन टैप किए गए थे। गंभीर बात है, सरकार को प्रतिक्रिया देनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं और जानना चाहते हैं कि फोन टैपिंग का आदेश किसने दिया। दरअसल पिछले साल पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की नाराजगी के बाद पैदा हुए राजनीतिक संकट के दौरान राजस्थान सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगा था, जिसे उस समय सरकार ने खारिज कर दिया था। अब बीजेपी के विधायक कालीचरण सर्राफ के एक सवाल के जवाब में राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पर बताया गया सरकार की तरफ से कि नियमों के मुताबिक और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सक्षम अधिकारी के द्वारा
टेलीफोन टैप किए जाते हैं, लेकिन इस जवाब में सर्राफ के सवाल का जवाब नहीं था कि किस अधिकारी के निर्देश पर टैप हुआ और किन किन लोगों के टेलीफोन टैप हुए। विधायक कालीचरण सर्राफ ने कहा कि 8 महीने पहले उन्होंने सवाल लगाया था, लेकिन आज तक उन्हें लिखित में पूरी जानकारी नहीं मिली। सुर्खियों के बाद अब संसद की तरफ चलते हैं। संसद में आज क्या हुआ, इस पर बात कर लेते हैं। संसद का कामकाज आज एक विदेशी मेहमान के संबोधन के साथ शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संस्था इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के चेयरमैन दुआर्ते पशेको ने आज संसद के सेंट्रल हॉल में सांसदों को संबोधित किया। पुर्तगाल के सांसद दुआर्ते पशेको लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के निमंत्रण पर 7 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं। उन्होंने कहा, भारत ने वैक्सीन आने से पहले और बाद में जिस तरह दुनिया के कई देशों को मदद पहुंचाई, उसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं। यह भी कहा कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए। पुर्तगाल इसका समर्थन करता है। इसके बाद इस संबोधन के बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी जो हड़ताल कर रहे हैं उस पर चर्चा के लिए नोटिस दिया। इस मसले पर वित्त मंत्री के बयान की मांग की। इसके अलावा आज जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आपके कामकाज की चर्चा पर जवाब दिया। कहा कि देश के 52 जिले ऐसे हो गए हैं जो जल समृद्ध हैं। ये जिले 100% पीने के पानी की सुविधा वाले हैं। ये भी कहा कि देश में 80 से 85 हज़ार गाँव ऐसे जो जल समृद्ध गाँव हैं, यहाँ पर किसी भी महिला को पीने के पानी के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। गजेंद्र सिंह शेखावत अपने जवाब में कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर जमकर हमलावर रहे। दरअसल कल राज्यसभा में जल शक्ति मंत्रालय की चर्चा के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा था कि गजेंद्र सिंह का परफॉर्मेंस खराब है। जवाब में शेखावत ने कहा, आप मेरी परफॉर्मेंस पर बात करते हैं, जनता ने आपको 10 साल का वनवास दिया है। दिग्विजय सिंह साहब, याद करिए, आपने भी सड़क बिजली पानी के नाम पर चुनाव लड़ा था। जनता ने क्या हालत करके भेजी थी। 10 साल के लिए संन्यास लेना पड़ा था। 10 साल के लिए आपने मेरी कॉम्पिटेंस पे, मेरी एबिलिटी पे, मेरी क्षमता पे और मेरी इंटीग्रिटी पे बात उठाई थी। इसलिए कहता हूं, याद करिए 10 साल तक आपको जनता ने क्या वनवास दे करके भेजा था। आज तक वापस नहीं आ पाए। अभी भी वनवास चल रहा। मुझे लगा था कि ये वनवास खत्म होगा, शायद कुछ अच्छी बात करेंगे आज। 10 साल के इंट्रोस्पेक्शन के बाद में कुछ अच्छा ठीक ठाक देख करके आए होंगे, कुछ सोच करके आए होंगे। आज राज्यसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक पेश किया, जिसे ध्वनिमत से पारित किया गया। ये विधेयक देश में एबॉर्शन से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया को आसान बनाएगा। ये राज्यसभा की सुर्खियां थी। अब लोकसभा की तरफ चलते हैं। आज टूलकिट मामले में जमानत पर रिहा दिशा रवि का मामला उठा। कांग्रेस के नेता और सांसद मनीष तिवारी ने राजद्रोह के मामले पर पूरक प्रश्न पूछते हुए इस मामले को सामने रखा और इस पर जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, राजद्रोह कानून के दुरुपयोग पर कांग्रेस को सवाल पूछने का हक नहीं है, क्योंकि उसने अपने कार्यकाल में विपक्ष के नेताओं पर इस कानून के तहत मामले दर्ज किए। ये भी कहा कि दिशा रवि के मामले की जांच चल रही है, कोई आरोप पत्र दायर नहीं हुआ है। मैं कांग्रेस पार्टी से ये बताना चाहता हूं, जो मिसयूज के बारे में जितना कम बात करो तो उतना अच्छा रहेगा। आप मीसा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी जैसे लाखों लोगों को आप मीसा के अंदर मिसयूज करके आप जेल में लगाए। आप जितना कम बात करें तो मिसयूज के बारे में उतना अच्छा रहेगा। कोई अधिकार कांग्रेस पार्टी को नहीं है डेमोक्रेसी के बारे में बात करने का। हम जरूर बताना चाहता हूं, आप टाडा के बारे में 1980 में आप टाडा के अंदर कितने लोगों को जेल के अंदर डाला और मीसा के अंदर पत्रकारों को, ट्रेड यूनियन लोगों को, स्टूडेंट्स यूनियन लोगों को, राजनीतिक लोगों को, पत्रकारों को कितने अंदर जेल के अंदर डाला। कांग्रेस पार्टी का कोई अधिकार नहीं है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब दिया। रेलवे के निजीकरण से जुड़ी चिंताओं पर उन्होंने कहा कि भारतीय रेल भारत की और भारत के लोगों की संपत्ति है और भारत की ही संपत्ति रहेगी। और साथ ही साथ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे कई मित्र बोलते हैं कि आप कॉर्पोरेटाइज कर रहे हो, आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आरोप लगता है कि प्राइवेटाइज कर रहे हो। मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय रेल कोई कभी प्राइवेटाइज नहीं होगी। भारतीय रेल भारत की संपत्ति है, भारत की रहेगी।
भारत के लोगों की रहेगी, लेकिन आखिर रोड भी भारत की संपत्ति है। तो क्या कोई कहता है कि रोड पे सिर्फ सरकारी गाड़ियां चलेगी? ऐसा तो कोई नहीं कहता है ना। रोड एक सुविधा बनी है, रोड के ऊपर जितनी ज्यादा गाड़ियां चलेंगी उतना देश का हित है। आपकी भी गाड़ी चले, सरकारी भी चले, बस भी चले, निजी क्षेत्र की बस भी चले, ट्रक चले, सब चलेंगे, उतने देश की आर्थिक प्रगति होगी, लोगों को सुविधा मिलेगी। तो क्या रेलवे लाइन अगर एक बार लग गई तो उस पर भी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि अच्छी सुविधाएं हमारे यात्रियों को मिले, अच्छी स्पीड की फ्रेट ट्रेन चलें, और उसमें अगर कोई निजी निवेश आता है तो मैं समझता हूं उसका स्वागत होना चाहिए। रेल मंत्री ने बताया कि 2030 तक भारतीय रेल नेटवर्क पूरी तरह नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला रेल नेटवर्क होगा और वो दुनिया में ऐसा करने वाला पहला देश होगा। ये सुर्खियां थी। अब दिन की बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रैंक का एक अफसर हत्या के आरोप में जेल जाता है, फिर पुलिस से इस्तीफा देता है, एक राजनीतिक पार्टी में शामिल होता है। इस दौरान कोर्ट में उसके खिलाफ हत्या का केस चल रहा है और फिर 16 साल बाद अचानक एक दिन उसे पुलिस में वापस ले लिया जाता है। राज्य के कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच भी उसे दी जाती है। अखबारों और चैनलों पर सुर्खियां बनाने वाले केस उस अधिकारी के पास होते हैं, वो केस भी जिसमें देश के सबसे अमीर आदमी को घर के बाहर विस्फोटक भेजकर धमकी दी गई। इस केस की जांच के नाम पर वो अधिकारी कुछ सबूतों को हटाता मिटाता है, ऐसे आरोप हैं, और फिर एक दिन खबर आती है कि वही अधिकारी उसी मामले में गिरफ्तार हो गया। कहानी कितनी सीधी है? कतई नहीं। कई सवाल हैं जिनकी तपिश महाराष्ट्र सरकार यानी कि उद्धव ठाकरे सरकार तक पहुंच रही है। सरकार डैमेज कंट्रोल के मोड में है। सीएम की सहयोगियों के साथ बैठकें चल रही हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर पर इस्तीफे की तलवार लटकी है और इन सब के बीच अपने बचाव में सरकार क्या कह रही है, ये डेप्यूटी सीएम अजित पवार से सुनिए। सुनील वाजे, ये जो सचिन वाजे जो ऑफिसर था, उसके बारे में जब मालूमात मिली तो गवर्नमेंट ने तुरंत उसको बर्तरफ की, उसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। दूसरा, अलग अलग ऑफिसर्स के बारे में ब्रेकिंग न्यूज़ अलग अलग न्यूज़ में चालू है या चैनल पे चालू है, उसके बारे में पहले ही हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मिस्टर उद्धव जी ठाकरे साहब ने हाउस जब चालू था तो पूरे महाराष्ट्र को बताया, कोई भी केस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें अगर कोई गलत कर रहा है, इसके बारे में कुछ प्रूफ मिला तो तुरंत उसके बारे में डिसीजन गवर्नमेंट लेगी। लेकिन जब तक प्रूफ हाथ में नहीं आता तब तक किसी के ऊपर गवर्नमेंट एक्शन लेने का सवाल नहीं उठता। गवर्नमेंट किसी को बचाने की भी कोशिश ये इसमें बिल्कुल करना नहीं चाहती, ये भी मुझे सबको बताना। तो ये मामला महाराष्ट्र सरकार के गले की फांस कैसे बन गया? क्यों हत्या के आरोपी एक अधिकारी को मुंबई पुलिस ने बहाल किया और क्यों ये अधिकारी मुकेश अंबानी को, जैसे इल्जाम लग रहे हैं, धमकाना चाहता था? क्या इस केस का कोई राजनीतिक पहलू है? हर पहलू पर बात करेंगे और शुरू करेंगे कहानी के मुख्य किरदार सचिन वाझे से। सचिन वाझे ने 1990 में महाराष्ट्र पुलिस ज्वाइन किया। गढ़चिरौली से मुंबई तक अपराधियों के एनकाउंटर करने वाली पुलिस की टीम में शामिल भी रहे, लेकिन 2002 के एक केस में उलझ गए। 2 दिसंबर 2002 को मुंबई के घाटकोपर में बम धमाका हुआ। इसमें मुंबई पुलिस ने पोटा कानून के तहत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक था ख्वाजा यूनुस, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दुबई में नौकरी करता था और परिवार से मिलने के लिए मुंबई आया था जब गिरफ्तार किया गया। यूनुस को 6 जनवरी 2003 को आखिरी बार घाटकोपर पुलिस स्टेशन में देखा गया, उसके बाद नहीं दिखा। जांच कर रही पुलिस टीम ने रिपोर्ट लिखी कि जब वो यूनुस को ले जा रहे थे तो उनकी गाड़ी एक खाई में गिर गई, यूनुस भाग गया। इस पुलिस टीम में सचिन वाझे भी था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र की सीआईडी ने मामले की जांच की और वाझे को सस्पेंड रखने के आदेश दिए। जांच के बाद सीआईडी ने कहा कि वाझे ने ख्वाजा यूनुस के भागने की झूठी रिपोर्ट लिखी थी। सीआईडी ने वाझे और उनके साथ 3 कांस्टेबलों को हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया, लेकिन 2004 में सचिन वाझे जमानत पर बाहर आ गए। सीआईडी ने 2006 में जांच पूरी की, चार्जशीट दायर की, लेकिन कोर्ट में जाकर मामला सुस्त पड़ गया। 2017 में केस की सुनवाई शुरू हुई। चश्मदीदों ने कोर्ट में गवाही देना शुरू किया। मामला अभी भी
कोर्ट में चल रहा है। अब फास्ट फॉरवर्ड करके साल 2020 पर आते हैं। यहां से रोल शुरू होता है मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का। 5 जून 2020 को परमबीर सिंह की अध्यक्षता में मुंबई पुलिस की मीटिंग हुई। इसमें सचिन वाझे समेत 17 सस्पेंडेड पुलिस वालों को बहाल किया गया। वजह बताई गई कोरोना की वजह से पुलिसकर्मियों की कमी, और इस तरह से 17 पुलिसकर्मियों को नौकरी पर रखकर मुंबई पुलिस ने वो कमी पूरी कर ली जिसके खिलाफ ख्वाजा यूनुस का परिवार कोर्ट गया था कि उनके साथ अन्याय हुआ है, कि ये लोग आरोपी हैं। जब परिवार दोबारा कोर्ट गया तो मुंबई पुलिस ने कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार के 2011 के सर्कुलर के मुताबिक कोई मामला चार्जशीट दायर होने के बाद अगर 2 साल तक पेंडिंग है तो एम्प्लॉय की बहाली हो सकती है पुलिस महकमे में। ये मामला अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है। सचिन वाझे को बहाली के बाद पहले लोकल आर्म्स यूनिट में पोस्टिंग मिली और 4 दिन बाद क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात किया गया। ये मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की स्पेशल यूनिट है जो हाई प्रोफाइल केसेस को सुलझाती है। यहाँ सचिन वाझे कई बड़े मामलों की जांच में शामिल रहे, जैसे टीआरपी स्कैम, ऋतिक कंगना ईमेल केस, इंटीरियर डेकोरेटर अनवय नायक का सुसाइड का मामला, जिसमें रिपब्लिक चैनल के अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी भी हुई थी। फिर आती है 25 फरवरी की तारीख। इस दिन खबर आई कि मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली जिसमें विस्फोटक जिलेटिन स्टिक थी और एक धमकी भरा खत भी था। गाड़ी पर जो नंबर प्लेट लगी थी वो गलत थी। इंजन नंबर और चेचिस नंबर से वाहन की पहचान होती है। चेचिस और इंजन नंबर भी स्क्रैच किया गया था, लेकिन अपराधियों से एक सुराग छूट गया। गाड़ी के पीछे वाले शीशे पर एक फाइनेंस कंपनी का नाम लिखा था और नंबर भी। इसके आधार पर पुलिस ने गाड़ी के असली रजिस्ट्रेशन नंबर को निकाल लिया और इससे पता चला कि गाड़ी तो ठाणे के किसी पीटर न्यूटन के नाम पर रजिस्टर्ड है। जब न्यूटन के पास महाराष्ट्र एटीएस की टीम पहुंची तो बताया गया कि 2018 में मनसुख हिरेन नाम का आदमी उनसे ये गाड़ी ले गया था। दरअसल मनसुख हिरेन कार डेकोर का कारोबार करते थे, कार की अंदरूनी सजावट का। न्यूटन ने अपनी कार सजवाई, बकाया पैसा नहीं दिया। कई बार जब दरेरा देने पर पैसा नहीं मिला तो मनसुख ने गाड़ी रख ली। ये पुलिस से पता चला। अब बात पहुंच गई मनसुख हिरेन के पास। उन्होंने जांच टीम को बताया कि 17 फरवरी को मैंने थाने में गाड़ी चोरी की शिकायत लिखवाई थी। उन्होंने रपट में लिखवाया था कि जब मैं जा रहा था ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर तो विक्रोली के पास गाड़ी खराब हुई, इसलिए वहीं छोड़ दी। अगले दिन आकर देखा तो गाड़ी वहां नहीं थी, इसलिए चोरी की रिपोर्ट लिखवाई। अभी ये जांच चल ही रही थी कि मार्च के पहले हफ्ते में मनसुख हिरेन लापता हो गए। 5 मार्च को ठाणे के मुब्रा के पास उनकी लाश मिली। इस केस की जांच सचिन वाझे वाली क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को दी गई थी, लेकिन मनसुख की लाश मिलने से एक दिन पहले ही उन्हें जांच से हटा दिया गया था और एक एसीपी रैंक के अधिकारी को जांच दी गई। मुंबई पुलिस के साथ महाराष्ट्र की एटीएस भी इस मामले की जांच कर रही थी। मनसुख हिरेन की मौत के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में आरोप लगाया कि मनसुख और सचिन वाझे एक दूसरे को जानते थे। फडणवीस ने कॉल रिकॉर्ड का दावा भी किया। यहां से मामला बड़ा हो गया और कई चीजें सामने आई। हिरेन की पत्नी विमला ने बताया कि उनके पति ने सचिन वाझे को ये गाड़ी पिछले साल नवंबर में दी थी, जिसके बाद 5 फरवरी को गाड़ी लौटा दी गई थी। इसके बाद एनआईए ने सचिन वाझे को पूछताछ के लिए बुलाया। लंबी पूछताछ के बाद एनआईए ने सचिन वाझे को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। बाद में एनआईए ने कोर्ट में बताया कि उन्होंने वाझे को पूछताछ के लिए इसलिए बुलाया था क्योंकि वो केस में जांच अधिकारी रह चुके हैं, लेकिन फिर ऐसे सबूत मिले कि गिरफ्तार करना पड़ा। अभी वो एनआईए की कस्टडी में है। मनसुख हिरेन की मौत, कार चोरी होने के मामलों की जांच महाराष्ट्र की एटीएस भी कर रही है एनआईए से इतर। जांच में कुछ और सबूत मिले हैं जो सचिन वाझे पर शक को मजबूत करते हैं। जिस सोसाइटी में सचिन वाझे रहता था वहां का सीसीटीवी फुटेज पहले ही क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने अपने कब्जे में लिया था, यानी सचिन वाझे ने वो सारी फुटेज अपनी टीम भेजकर निकलवाई थी। सूत्रों से ये भी जानकारी आ रही है कि जो आदमी पीपीई किट पहनकर एंटीलिया के पास गाड़ी खड़ी करने गया था वो सचिन वाझे भी हो सकता है। ये तो केस का अपडेट है। अब इसके राजनीतिक एंगल पर आते हैं। सचिन वाझे के बारे में बताया जाता है कि 2008 में उसने शिवसेना की सदस्यता ली थी। शिवसेना नेताओं के करीबी है, ये बात भी सामने आ रही है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब वो सीएम थे तब उनके शिवसेना के साथ सचिन वाझे को बहाल करने की सिफारिश आई थी शिवसेना की तरफ से, जो महागठबंधन में तब पार्टनर थी। बिना कोर्ट से बरी हुए एक सस्पेंड अधिकारी को 16 साल बाद बहाल किया गया, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। मुंबई पुलिस ने कोरोना की स्थिति और पुराने सर्कुलर के आधार पर बहाली को सही बताया, लेकिन क्या ये सामान्य बात है? पहले भी ऐसा होता रहा है क्या? उनको सर्विस पे लिया, उससे भी ज्यादा डिसीजन जिस पर ज्यादा सवाल उठ रहे हैं वो ये है कि उनको लेने के बाद तुरंत ही उनको मुंबई क्राइम ब्रांच के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में उनका तबादला किया गया
और वो एक बहुत ही ज्यादा प्राइम यूनिट कहा जाता है मुंबई पुलिस का, जहां पर सबसे बड़े जो मुंबई पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन के मामले आते हैं या जो बड़े केसेस होते हैं वो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के अंडर आते हैं कई बार। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन एक तरीके से था क्राइम ब्रांच के अंदर, मुंबई क्राइम ब्रांच के अंदर, और इसीलिए उसको लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि ये तभी हो पाता है कि किसी ना किसी तरीके से आपको पॉलिटिकल बैकिंग होगी, तभी ये हो सकता है। और सवाल उठने का कारण भी यही है क्योंकि सचिन वाजे ने अधिकृत तौर पर शिवसेना को ज्वाइन किया था 2008 में। अब शिवसेना कह रही है कि उन्होंने कुछ साल के बाद जो उनकी सदस्यता थी उसको रिन्यू नहीं किया, अपनी सदस्यता को रिन्यू नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनका नाम शिवसेना के साथ जुड़ गया था। ये एक बात हमको ध्यान रखनी होगी। जहां तक उनका रीइंस्टेटमेंट की बात है, उनका सस्पेंशन हटाने की बात है, तो वो एक टेक्निकल चीज थी क्योंकि ये सारे जो डिसीजन है उसके लिए चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर से इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती या कैबिनेट के परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। वो लोकल लेवल पे, क्योंकि उनको कन्विक्ट नहीं किया था, उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई थी, उसके बावजूद वो सस्पेंशन में थे। 2011 में ही ये कहा गया था कि उनको वापस लिया जा सकता है और नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे उनको रखा जा सकता है, ये बात भी कही गई थी। उनको जब रीइंस्टेट किया गया उसके बाद जो ख्वाजा यूनुस जिनके हत्या का आरोप उन पर था, उनकी मां ने अदालत में अर्जी भी की थी। उस पर महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से जो जॉइंट सीपी एडमिनिस्ट्रेशन है उनका एक अफिडेविट भी फाइल किया गया था और उसमें उन्होंने कहा था कि ये 2011 में ही भूमिका साफ हुई थी क्योंकि 2009 में उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई थी, उसके बावजूद उन पर किसी भी तरीके से कन्विक्शन नहीं हुआ था और अब तक उनका कन्विक्शन नहीं हुआ है, वो मामला अभी भी चल ही रहा है। तो ऐसे में सस्पेंशन में रखने के बजाय उनको दोबारा सर्विस में लिया जा सकता है। लेकिन उनका जो इंक्लूजन हुआ मुंबई पुलिस की सर्विस में दोबारा, उसका कारण ये दिया गया कि कोविड के वजह से मुंबई पुलिस को मैन पावर की जरूरत है। तो जो लोग इस तरीके से सस्पेंशन में है उनको दोबारा सर्विस पे लेना चाहिए कोविड ड्यूटी के लिए। हालांकि उनको कोविड ड्यूटी कभी करनी नहीं पड़ी क्योंकि उनको, जैसे मैंने कहा, कि सर्विस में लेने के बाद कुछ ही दिनों में उनका ट्रांसफर सीआईयू में कर दिया गया। तो इस बात को लेकर अभी सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं अभी क्योंकि सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई है एनआईए की तरफ से, और एक ऐसे गंभीर मामले में गिरफ्तारी हुई है कि एक क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर खुद ही एक विस्फोटक रखता है गाड़ी में, पूरी कॉन्स्पिरेसी रचता है, इस तरीके का उन पर आरोप लगा हुआ है और इसीलिए इस पर सवाल उठ रहे हैं। उनको लेने के बाद इस पर कोई सवाल नहीं उठा था। जब ख्वाजा यूनुस के मामले में उनका सस्पेंशन हुआ था तब महाराष्ट्र में जो विपक्ष थे उस वक्त, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, दोनों के तरफ से उनका समर्थन किया गया था कि इस तरीके के अधिकारी को सर्विस से नहीं निकालना चाहिए, सस्पेंशन गलत है, महाराष्ट्र सरकार को उनका समर्थन करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब तब हुआ था जो हमने साध्वी प्रज्ञा सिंह या मालेगांव के ब्लास्ट के मामले में भी हमने देखा। जब एटीएस ने वो केस क्रैक किया था, करकरे की टीम ने, तब भी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी ने मालेगांव बम धमाके में जिन लोगों को गिरफ्तार किया था उनका समर्थन किया था उस वक्त भी। तो ये उस तरीके से आप मामला देख सकते हैं। आज की तारीख में उस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सचिन वाजे, हम कह सकते हैं कि ये उन्होंने कांड किया है, इस तरीके का आरोप उन पर अब एनआईए की तरफ से लगाया जा रहा है और उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई। मोटिव जो है इसके पीछे, क्यों किया होगा सचिन वाजे ने, ये सवाल तो हम लोग भी पूछ रहे हैं और ये सभी के मन में है कि ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, इतनी बड़ी चीज उन्होंने की कैसे। क्या उनको किसी ने ये कहा करने के लिए, और अगर किसी ने उनको ये कहा था करने के लिए तो उससे क्या फायदा होता। वो अंटिलिया से, जहां पर मुकेश अंबानी रहते हैं, उससे करीब 300 मीटर दूरी पर ये गाड़ी रखी हुई थी। उसका कनेक्शन उनसे दिखाया गया क्योंकि उनके उस गाड़ी में एक लेटर मिला और उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि जिसकी गाड़ी थी उससे सचिन वाजे का संपर्क था। तो इसका मतलब ये कि उन्होंने खुद से ये पूरा चीज प्लान किया था, ये ऐसा आरोप उन पर अभी फिलहाल लग रहा है। सारी जो प्राइमरी एविडेंस जो निकलकर सामने आ रहे हैं उससे लग रहा है कि उन्होंने ये किया है, ऐसा एनआईए को लग रहा है और इसके चलते उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन मोटिव, उससे फायदा उनको क्या होता? क्या वो इसलिए कर रहे थे कि वो दिखा देते कि ये केस मैंने क्रैक किया और उससे उनका नाम और ज्यादा बड़ा हो जाता? क्या उसके वजह से उन्होंने ये किया था? क्या या फिर किसी ने अगर उनको कहा भी था तो किस वजह से कहा था? उसका उत्तर अभी तक ना एनआईए को मिल पाया है, ना इससे पहले एटीएस उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उनको मिल पाया है, और ना ही मुंबई पुलिस में उनके जो सुपीरियर थे, जो सीनियर्स थे उनके,
जैसे क्राइम ब्रांच के जॉइंट पुलिस कमिश्नर हो या मुंबई के पुलिस कमिश्नर हो, उनके पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अब एनआईए ने उनकी गिरफ्तारी की है तो एनआईए से ही यह बात पता चल पाएगी कि आखिरकार मोटिव उनका क्या था, क्योंकि गिरफ्तारी की है तो चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट पे मोटिव भी कहीं ना कहीं एनआईए की तरफ से लाया जाएगा, तो तभी ये सारी बातें क्लियर हो पाएगी। लेकिन आज की तारीख में मोटिव, वजह, ये बात अभी भी साफ नहीं हो पाई है कि किया क्यों ये इस तरीके से, उनको क्या फायदा मिलता ये सब करके। महाराष्ट्र सरकार तो बैकफुट पर है ही, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये महाराष्ट्र विधानसभा में जो सेशन चल रहा था उसमें महाराष्ट्र विधानसभा के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार ये मामला उठाया कि कैसे जिनकी गाड़ी वहां पर मिली है उस व्यक्ति से सचिन वाजे का संपर्क रहा है सीधे, और उसके बाद दरअसल इस मामले की परतें खुलने लगी और उसके बाद एनआईए इस पूरे मामले में आया है और आते ही तुरंत उन्होंने सचिन वाजे को गिरफ्तार किया है। तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र सरकार बैकफुट पर जरूर है, क्योंकि उनके ही खेमे के एक अधिकारी ने, जो एक तरीके से ब्लू आइड बॉय देखे जाते थे, बड़े बड़े केसेस उनके पास थे। आप पिछले 6 महीने में मुंबई के जितने बड़े केस निकाल लो वो सारे सचिन वाजे कहीं ना कहीं उसमें आपको दिखाई देंगे इन्वेस्टिगेशन की टीम में। तो जाहिर सी बात है कि उसके वजह से महाराष्ट्र सरकार को झटका लगा है। उनके आंख के नीचे ये मामला होना ये सरकार के लिए ठीक बात नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि बैकफुट पर तो है ही। अब इसकी गाज किस पर गिरेगी, क्योंकि सचिन वाजे का पुरजोर समर्थन किया था अनिल देशमुख ने, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है विधानसभा के अंदर, शिवसेना के मंत्री है जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर अनिल परब, उन्होंने उनका पुरजोर समर्थन किया था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यहां तक कहा था कि बीजेपी उनको बिन लादेन साबित करने पर क्यों तुली हुई है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है कि अब उनको उल्टी खानी पड़ी है, एनआईए की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए ये एक फेस सेविंग के लिए अब रास्ता ढूंढना बहुत जरूरी है उनके लिए। लेकिन क्या गाज गिरेगी क्या अनिल देशमुख पर, तो फिलहाल की स्थिति में यह नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से शरद पवार का आज बयान आया है या फिर अजीत पवार ने आज उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने जो बयान दिया है कि किसी को हम अब बदलने की जरूरत नहीं है, अगर एनआईए की जांच में आगे निकलकर कुछ आता है तब की बात और होगी, लेकिन फिलहाल हम किसी को नहीं बदलेंगे। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सचिन वाजे खुद होकर ये काम कर रहे थे, ना किसी ने उनको ये करने के लिए कहा था। तो जाहिर सी बात है उसके लिए किसी को बदलने की जरूरत नहीं, इस तरीके की बात वो रख रहे हैं। लेकिन होम डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो ये जरूर उन पर एक सवालिया निशान लगाता है ये पूरा मामला। अब आगे ये मामला किस तरीके से जाता है, क्योंकि आगे बहुत लंबे पड़ाव है ये सब मामलों के, चार्जशीट फाइल होगी, ट्रायल होगी, सचमुच में क्या सचिन वाजे का कन्विक्शन होगा, किस तरीके से होगा, ये सारे मामले ये सारा आगे का पूरी लड़ाई होगी जो लंबी चल सकती है। इस मामले में विपक्षी महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय पर भी सवाल उठा रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, उन्होंने कल महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक बैठक इस मामले पर ही थी और ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस में सहयोगियों के साथ इसके बाद बैठक की। एनआईए की जांच में रोज सचिन वाजे की भूमिका पर नए सबूत मिल रहे हैं और ये पूरा मामला एक नेवर एंडिंग सस्पेंस थ्रिलर की तरह हो गया है। इस मामले पर जो भी अपडेट आएंगे आपको बताते रहेंगे। अब इस मामले से बड़ी खबर से आगे बढ़ते हैं चुनावी राज्यों की तरफ। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। कोलकाता के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता सोवन चैटर्जी और उनकी मित्र बैशाखी बनर्जी दोनों ने पार्टी छोड़ दी है। ये कदम उन्होंने तब उठाया जब बीजेपी उम्मीदवारों की सूची में अपना नाम नहीं पाया। 14 मार्च यानी कि बीते रविवार को बीजेपी ने तीसरे और चौथे चरण के चुनाव के लिए 63 उम्मीदवारों की सूची जारी की। शोवन चैटर्जी बेहाला पूर्वी सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने इस सीट से 2011 और 16 दोनों में जीत दर्ज की थी। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि बीजेपी चाहती थी कि शोवन बेहाला पूर्व के बजाय पश्चिम से चुनाव लड़ें, क्योंकि उनकी पत्नी रत्ना चैटर्जी बेहाला पूर्वी सीट से तृणमूल के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। शोवन और रत्ना का तलाक का मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में बीजेपी इस सीट पर पारिवारिक मुकाबले से बचना चाहती थी। इस वजह से बीजेपी ने बांग्ला फिल्मों में कलाकार पायल सरकार को बेहाला पूर्वी से टिकट दिया। बीजेपी ने एक और दांव खेला, बेहाला पश्चिम की सीट पर उम्मीदवार घोषित ही नहीं किया। शोवन बेहाला पश्चिम से नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि उस सीट से उनके पुराने सहयोगी और बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी तृणमूल कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका इस इलाके में खासा प्रभाव बताया जाता है। अब शोभन चैटर्जी की दोस्त बैशाखी बनर्जी की बात करते हैं। वो कस्बा सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी और तो और बीजेपी ने कस्बा सीट से डॉक्टर इंद्रनील खां को टिकट दे दिया। नतीजतन नाराज शोभन और बैसाखी ने बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष को इस्तीफा सौंपा। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि वो बीजेपी में रहकर अपमानित महसूस कर रहे थे। फिर सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर भी पोस्ट किया
जिसमें अपनी और शोभन की तस्वीर डाली और कहा कि आप हमेशा मेरे आदर्श रहेंगे। आज का अपमान हमारी आत्मा को नम नहीं कर सकता। हम लड़ेंगे, जीतेंगे, आदि इत्यादि। शोभन चटर्जी बीजेपी में शामिल होने के पहले तृणमूल कांग्रेस में थे। जून 16, 2010 से लेकर नवंबर 22, 2018 तक कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर भी रहे थे, यानी बड़ा नाम माने जाते हैं कोलकाता की पॉलिटिक्स का। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। शुरू से ही बीजेपी में उनका सफर आसान नहीं था। जुड़ने के बाद खास पद नहीं मिला, उससे भी नाराज रहे। बाद में बीजेपी ने उन्हें कोलकाता जोन का ऑब्जर्वर बनाया। पश्चिम बंगाल की बात हुई तो अब इसके बाद चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया। कहा सत्ता में आएंगे तो शराब की दुकानें बंद करेंगे, इंटरकास्ट मैरिज को प्रोटेक्शन देने के लिए नया कानून लाएंगे। वादा है हर जिले में 500 युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए ट्रेन किया जाएगा। साथ ही ये भी कि मौजूदा कृषि कानूनों को हटाकर नए कानून लाए जाएंगे। स्वामीनाथन कमेटी के सुझावों को अमल में लाया जाएगा। अब ये तमिलनाडु की सरकार कैसे करेगी केंद्र के कानूनों पर नहीं पता। तमिलनाडु के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के नाम की भी एंट्री हो गई है। डीएमके के मुखिया एमके स्टालिन ने सीएम ई.के. पलानीस्वामी को चैलेंज किया कि वो अपने उस दावे को साबित करें जिसमें उन्होंने जयललिता की मौत के लिए डीएमके को जिम्मेदार ठहराया था। स्टालिन का एग्जैक्ट बयान क्या था? पलानीस्वामी लोगों से झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टालिन और करुणानिधि के चलते जयललिता की मौत हुई। उन्हें ये दावा अगर वो कर रहे हैं तो केस करें, लीगली इस चुनौती का सामना करूंगा। फिर स्टालिन ने अपनी जीत पर भरोसा जताते हुए कहा कि एआईएडीएम के हर किसी को हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर देने का भी ऐलान कर सकती है। उन्हें पता है कि वो नहीं जीतने वाले, इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं। आपने बंगाल के अपडेट सुने, तमिलनाडु से एक अपडेट सुना। अब चलते हैं केरल की तरफ। कुछ दिन पहले कांग्रेस से इस्तीफा दिया था पीसी चाको ने। अब वो शरद पवार की पार्टी एनसीपी में चले गए हैं और राज्य में एलडीएफ को यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस साथ है, लेकिन केरल में समीकरण अलग है। यहाँ एनसीपी सत्तारूढ़ लेफ्ट फ्रंट का हिस्सा है। इस गठबंधन की मुख्य पार्टी सीपीएम है। कांग्रेस यूडीएफ का नेतृत्व करती है, जो फिलहाल विपक्ष में है। बीजेपी से जुड़ा भी एक अपडेट है। केरल बीजेपी ने 14 मार्च को विधानसभा चुनाव के लिए अपने कैंडिडेट्स के नाम सार्वजनिक किए थे। इसमें से एक नाम था सी मणिकानंदन। 31 साल की इस मैनेजमेंट ग्रेजुएट को मनंतवाड़ी सीट से टिकट मिला। दरअसल वायनाड जिले की मनंतवाड़ी विधानसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित है। मणिकानंदन पनिया जनजाति के हैं और केरल वेटनरी और एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी में टीचिंग असिस्टेंट हैं। लेकिन नाम के ऐलान के कुछ घंटे बाद मणिकानंदन ने बीजेपी का टिकट ठुकरा दिया। बोले चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर इंटरव्यू देते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि बीजेपी ने लायक समझा, लेकिन पहले ही मैंने चुनाव मैदान में न उतरने की जानकारी दी थी, इसलिए लिस्ट में नाम देखकर चौंक गया। तो इससे थोड़ी सी अप्रिय स्थिति हो गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो केरल में अपनी जमीन तलाश रही है। ये अभी तक की खबरें थी। लल्लन टॉप की टीम जल्द ही कुछ ही रोज में आपके बीच पहुंचेगी जिन चुनावी राज्यों में आप हैं, और आपको बताएगी कि वहां पर स्थिति क्या है। लल्लन टॉप चुनावी यात्रा के लिए तैयारी कर लीजिए। शो यहां पर खत्म होता है। आखिरी में पॉजिटिव न्यूज की बात। आज बात करेंगे सरला सिंह गुर्जर की। आगरा से करीब 70 किलोमीटर दूर बड़ा गांव की रहने वाली सरला पत्रकारिता में मास्टर की पढ़ाई कर रही थी। पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। कई लोगों ने पर्चा भरा, सरला ने भी भर दिया। फिर सरला ने गांव वालों को बताया कि मैं गांव का डेवलपमेंट कैसे करना चाहती हूँ। गांव वाले इतना प्रभावित हुए कि बाकी कैंडिडेट्स ने, जो कई वर्षों से तैयारी कर रहे थे, पर्चा वापस ले लिया। कहा गांव की सबसे पढ़ी लिखी बिटिया है, इसको ही प्रधान बनना चाहिए। इस तरह की राजनीतिक मिसालें कम मिलती हैं। इसके पीछे और भी पॉलिटिक्स रही होगी, पर कुल जमा एक सकारात्मक पहल है। आज के शो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी। शुभ रात्रि। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली। महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।